सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए श्रावस्ती। आंसर होगा श्रावस्ती। व्याख्या में दे रखा है, कनिष्क का रबतक अभिलेख 1993 में अफगानिस्तान में खोजा गया था। इससे हमें कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशांबी, चंपा और पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन ने। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक उल्लेखित करवाया है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। आंसर होगा ऑप्शन सी ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। चिश्ती सूफिया मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इस्हाक शामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। इन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी मृगावती। व्याख्या में दे रखा है, मृगावती के लेखक थे कुतुबुन और रचना का काल था 1503 ईस्वी। इसी तरीके से मधुमालती के लेखक थे मंझन 1545। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी 1540। इंद्रावती नूर मोहम्मद 1743। मृगावती के लेखक कुतुबुन, मधुमालती मंझन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, इंद्रावती नूर मोहम्मद। मृगावती 1503, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540, इंद्रावती 1773। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कलकत्ता 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। क्वेश्चन को समझिए, श्रीमती एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 कलकत्ता में पहली भारतीय एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। फिर कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। आंसर होगा ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 में बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, निम्न में से कौन संविधान की पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। तो आंसर है बी आर अंबेडकर। पांडुलेखन समिति कहिए या प्रारूप समिति, बी आर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। फरवरी 1905 लंदन
में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित का स्वराज्य प्राप्त करना था। यहां से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन होता था। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र यहूदी वायसराय था तो आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय के पद पर रहे। इससे पूर्व वह 1913 से 1921 तक इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस थे। इससे पूर्व वह 1913 से 21 तक इंग्लैंड का लॉर्ड चीफ जस्टिस था। रेडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रेडिंग यहूदी वायसराय, लॉर्ड रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930 में। व्याख्या दे रखी है, 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश कांग्रेस ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता तेज बहादुर शप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान और उसके अध्यक्ष बताने हैं। रामगढ़ 1940 इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ 1940 अबुल कलाम आज़ाद। सरोजनी नायडू कानपुर 1925 कानपुर। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1924। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940। रिवीजन एक बार, अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940, सरोजनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रथम राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। इकबाल ने 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, निम्न में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लियाकत अली खान नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। ज्ञात हो कि 1946 में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल किए गए थे। लियाकत अली खान ने अपने बजट में उद्योगपतियों या व्यापारियों पर अधिक कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद, A.K. आज़ाद या अबुल कलाम आज़ाद। ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो उष्ण स्रोत है और भारत के राज्य हैं। तो सोहना हरियाणा से संबंधित है, सही है सोहना हरियाणा। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, सही है मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश। अवलोली महाराष्ट्र, सही है। लशुंदरा राजस्थान, ये गलत है, ये गुजरात का है। लशुंदरा गुजरात से है, गुजरात के खेड़ा जिले में। लशुंदरा गुजरात, अवलोली महाराष्ट्र, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, भारत की निम्न नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो आंसर होगा सतलज।
सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकस ताल से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर, व्यास स्थित तथा बाष्पा इसकी सहायक नदियां हैं। उपयुक्त सभी विकल्पों में सतलज ही एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी। आंसर होगा गोदावरी। प्रायद्वीप यानी दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो गोदावरी आंसर होगा सबसे लंबी नदी। गोदावरी भारत की, वैसे गंगा है, गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी है। यह 1465 किलोमीटर लंबी, इसका 49% भाग महाराष्ट्र में, 23% आंध्र प्रदेश, 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रायः इसके विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे वृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों में इसका उद्गमन स्थान है। पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों में इसका उद्गमन स्थान है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। दक्षिण में मंजीरा नदी प्रमुख है जो हैदराबाद के निकट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जूट में पश्चिम बंगाल है। जूट में जून उत्पादन में प्रथम स्थान या मुख्यता है। जूट के उत्पादन में मुख्यता पश्चिम बंगाल है। चाय में असम है। रबर में केरल है। गन्ना यूपी का। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, 2 राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसाऊ बांध परियोजना, तो आंसर होगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। किसाऊ बांध उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ने किसाऊ बांध परियोजना 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। टोंस नदी पर निर्मित 660 मेगावाट की यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। 90% केंद्र की सहायता से निर्मित यह परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का संयुक्त उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, भारत के निम्न औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? शिवकाशी केंद्र भारत के निम्न औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मदुरई कोयंबटूर बेंगलुरु प्रदेश। भारत के 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, वृहद औद्योगिक प्रदेश, लघु औद्योगिक प्रदेश, विनिर्माणी जिले। वृहद औद्योगिक प्रदेश के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से मदुरई, कोयंबटूर, बेंगलुरु मध्य प्रदेश शिवकाशी में स्थित है। मदुरई, कोयंबटूर, बेंगलुरु प्रदेश में शिवकाशी स्थित है। शिवकाशी केंद्र है मदुरई, कोयंबटूर, बेंगलुरु प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो सीमेंट में पोरबंदर सही है। सही है। पेट्रो रसायन नागथेन, ये भी सही है। पेट्रो रसायन नागथेन। चीनी में सिलवासा नहीं है क्योंकि ये लक्षद्वीप की राजधानी है, यहाँ चीनी नहीं होती। अपने यहाँ महाराष्ट्र होता या यूपी होता तब सही था। लोहा एवं इस्पात राउरकेला सही है। तो व्याख्या में दे रखा है, विश्व में भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसका विश्व में चीनी उत्पादन में 15% से अधिक हिस्सा है। चीनी उद्योग में भारत सर्वप्रथम बेतिया, बिहार 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया था चीनी उद्योग, परंतु इसका वास्तविक विकास 1936 में प्रारंभ होता है, जिस समय सरकार द्वारा पहली बार इस उद्योग को संरक्षण दिया गया। देश में चीनी उत्पादन 4 शीर्ष राज्य क्रमशः हैं, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। गन्ना उत्पादन में 3 शीर्ष हैं, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देश में महाराष्ट्र में चीनी की सर्वाधिक कारखाने पाए जाते हैं। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में वस्त्रोद्योग के पश्चात चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर, सॉरी मैंने गलत बता दिया, लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप की कवरत्ती है। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी है। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी है। यह छोटे एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 3500 है और यह कम कीमत उच्च गुणवत्ता के प्लास्टिक उत्पादों का एक बड़ा केंद्र है। चीनी उद्योग भारत में सर्वप्रथम बेतिया, बिहार 1840 में स्थापित किया गया, परंतु वास्तविक
विकास 1931 में प्रारंभ हुआ। विश्व में भारत चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, कौन सुमेलित नहीं है? पत्रातु सही है। पत्रातु तापीय ऊर्जा के लिए है। झाकरी जल विद्युत के लिए है। कल्पक्कम नाभिकीय के लिए है। कोरबा गलत है, पवन के लिए नहीं है। कोरबा छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक केंद्र है। ऊर्जा राजधानी, औद्योगिक नगर व ऊर्जा राजधानी है। यहाँ देश की सबसे बड़ी एनटीपीसी की कोयला आधारित विद्युत संयंत्र 2370 मेगावाट इकाई के साथ साथ कई कंपनियों के बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कोरबा में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदो नदी पर मिनी माता हसदो बांगो जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। हसदो नदी पर मिनी माता हसदो बांगो। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो आंसर होगा झारखंड। धनबाद जिले में स्थित झरिया क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देश के 90% से अधिक कोकिंग कोयल के भंडार यहीं स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम। सीधे यहां से देखते हैं। 30 नवंबर 2019 भारत में ऊर्जा उत्पादन संस्थापित क्षमता की दृष्टि से ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम है। तो तापी में है 62% के साथ। तापी का मतलब हुआ कोयला उत्पादन से तापीय ऊर्जा मिलती है 62.8%, सबसे अधिक। पनबिजली फिर है 12.4%। नाभिकी है 1.9। नवीकरणीय है 23.1। पवन ऊर्जा है 28। सौर ऊर्जा 68, ये गलत दे रखे हैं कुछ, 6.8 या ऐसा होना चाहिए। गीगावाट में देखिए, तापी में 227.644 गीगावाट। पनबिजली 45.39 गीगावाट। नाभिकी में 6.78 गीगावाट। नवीकरणीय 80.63 गीगावाट। पवन ऊर्जा 36.69 गीगावाट। सौर ऊर्जा 30.07 गीगावाट। अन्य स्रोत हैं 9.27 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो आंसर होगा सिएरा लियोन, क्योंकि ये अफ्रीका में है। सिएरा लियोन पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, पश्चिम अफ्रीका में। बाकी सभी मध्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, कौन इटली में स्थित है? कौन सा पर्वत इटली में है? एपिनाइन पर्वत इटली में है। एपिनाइन पर्वत इटली में है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। दिनारिक आल्प्स पर्वत श्रृंखला अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवानिया में स्थित है, जबकि आल्प्स और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में हैं। पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, निम्न में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? विश्व की दूसरी सबसे गहरी की बात कर रहा, दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील की बात कर रहा तो टागानिका झील सबसे गहरी अगर बात करता है तो होता है बैकाल झील, जबकि यहाँ का यार दूसरी गहरी और सबसे लंबी तो होगा टागानिका है 676 किलोमीटर लंबी, गहराई में है 1470 मीटर। बैकाल है 636 किलोमीटर और गहराई में है 1642 मीटर गहराई। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो टिटिकाका झील है बोलिविया और पेरू की सीमा पर। टिटिकाका झील नौकागम्य झील है। नौकागम्य सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है टिटिकाका झील, बोलिविया, पेरू। उर्मिला झील है
ईरान में। उर्मिला झील है ईरान में। रेंडियर है कनाडा में। अथाबास्का है झील कनाडा में। रेंडियर झील कनाडा में है, इसकी गहराई 219 मीटर है। कनाडा की अन्य झीलों में विनीपेगोसिस नेटलिंग, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ये सब कनाडा की झीलें हैं। और रेंडियर झील भी कनाडा में है। अथाबास्का झील भी कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, भारत के निम्न लिखित भौमिकीय शैल क्रमों में, सॉरी यहाँ तक बस, आगे के कल। ओके, थैंक यू।